उत्तरीय प्रश्न में आप समझते हैं केंद्रीय बैंक की परिभाषा और इसके कार्यों की व्याख्या। केंद्रीय बैंक, किसी देश का केंद्रीय बैंक उस देश की सर्वोच्च संस्था होती है। किसी भी देश का केंद्रीय बैंक उस देश की सर्वोच्च संस्था होती है, जो देश की भौतिक एवं बैंकिंग ढांचे के केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करती है। जो देश के मौद्रिक का कार्य, मुद्रा का कार्य और बैंकिंग ढांचे के केंद्र का कार्य करती है। केंद्रीय बैंक देश का शिखर, जिसको अपेक्स बैंक कहते होता है, शिखर बैंक भी होता है, जो मुद्रा बाजार का नेतृत्व करने के साथ साथ देश के व्यापारिक बैंकों पर नियंत्रण रखता है। यह व्यापारिक बैंकों पर नियंत्रण भी रखता है और मुद्रा बाजार का नेतृत्व करता है। केंद्रीय बैंक देश की मौद्रिक नीति का निर्माता है। मौद्रिक नीति क्या होगी, इसका निर्माता भी केंद्रीय बैंक है। संचालक भी होता है और देश में स्थिरता और आर्थिक विकास बनाए रखने के लिए उत्तरदायी भी केंद्रीय बैंक ही होता है। तो परिभाषा सैमुअल्सन के अनुसार केंद्रीय बैंक का एक कार्य है, यह अर्थव्यवस्था, मुद्रा की पूर्ति और साख को नियंत्रित करने का कार्य करता है। तो केंद्रीय बैंक के कार्य, केंद्रीय बैंक के प्रमुख कार्य निम्नलिखित है। पहला, नोट निर्गमन का अधिकार। तो वर्तमान समय में संसार के प्रत्येक देश में नोट छापने का एकाधिकार केवल केंद्रीय बैंक को है। नोट छापने का अधिकार किसके पास है? केंद्रीय बैंक के पास में। और केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किए गए नोट सारे देश में असीमित विधि ग्राहक के रूप में घोषित होते हैं। डीकॉक के अनुसार कहा गया, लगभग हर जगह नोट जारी करने का विशेष अधिकार केंद्रीय बैंक के उद्गम और विकास के साथ जुड़ा हुआ है। अब भी सरकार का बैंकर, एजेंट एवं वित्तीय परामर्शदाता। तो व्यापारियों, पहले भी पढ़ चुके हैं हम इन बिंदुओं को 3 अंक के प्रश्न में। और सामान्य व्यक्तियों की भांति सरकार को भी सेवाओं की आवश्यकता पड़ती है। केंद्रीय बैंक सरकार के बैंक के रूप में सभी कार्य करती है जो एक व्यापारिक बैंक अपने ग्राहकों के लिए करता है। सरकारी बैंकर, एजेंट और वित्तीय परामर्शदाता के रूप में केंद्रीय बैंक प्रायः निम्नलिखित कार्य करता है। एजेंट के रूप में कौन कौन से कार्य करता है देखते हैं। सरकार का बैंकर, पहला, सरकार के बैंकर के रूप में केंद्रीय बैंक निम्नलिखित कार्य करता है। तो पहला आता है लेखा। तो केंद्रीय बैंक सरकार के संपूर्ण लेन देन का हिसाब रखता है और हिसाब समय समय पर केंद्र सरकार को भी भेजता है। दूसरा, भुगतान, सरकारी खाते में सरकार के सभी खर्चों का भुगतान करना। तीसरा है ऋण, तो देश विदेश से ऋण प्राप्त करने की व्यवस्था करना तथा उन्हें सरकार के खाते में जमा करना, यह भी केंद्रीय बैंक का कार्य है। चौथा आता है ऋणों का ब्याज का भुगतान, तो सरकार के लिए जो ऋण प्राप्त किए जाते हैं उस पर नियमित ब्याज चुकाना तथा भुगतान तिथि पर ऋणों की रकम भी चुकाने की व्यवस्था करना इसका कार्य है। पांचवा आता है सरकार को उधार, सरकार को जब भी रकम की आवश्यकता पड़ती है तब केंद्रीय बैंक से वह उधार लेता है। चौथा कार्य, पांचवा, सरकार के प्रतिनिधि के रूप में, तो केंद्रीय बैंक सरकार का वित्तीय प्रतिनिधि भी होता है। सरकार जिन देशों में भी आर्थिक लेन देन के समझौते करती है वे सब केंद्रीय बैंक के माध्यम से ही किए जाते हैं। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और सम्मेलनों में केंद्रीय बैंक के विशेषज्ञ सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं। सी कार्य आता है बैंकों का बैंक, तो केंद्रीय बैंक देश के अन्य बैंकों के लिए बैंकर का कार्य करता है। अन्य बैंकों के लिए बैंकों का कार्य करता है। केंद्रीय बैंक का अन्य बैंक के साथ लगभग वही संबंध होता है जो एक साधारण बैंक का अपने ग्राहकों के साथ होता है। तो केंद्रीय बैंक अन्य बैंकों के नगद कोष, कैश रिजर्व का कुछ भाग अपने पास जमा के रूप में रखता है ताकि ग्राहकों की मांग होने पर वह उनके धन की अदायगी कर सके। केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों का नगद कोष अपने पास रखता है, इसलिए केंद्रीय बैंक को नगद कोषों का संरक्षक भी कहा जाता है। व्यापारिक बैंक इस प्रकार के
नगद कोष को दो प्रकार से रखते हैं। प्रथम, अपने पास नगद कोष दूसरे केंद्रीय बैंक के पास जमा के रूप में रखते हैं। ये बैंक केंद्रीय बैंक के पास रखे गए कोष को भी नगद कोष मानते हैं। डी आता है अंतिम ऋणदाता। तो केंद्रीय बैंक देश के अन्य बैंकों के लिए अंतिम ऋणदाता के रूप में भी कार्य करता है। आज सभी केंद्रीय बैंक अंतिम ऋणदाता के दायित्व को निभा रहे हैं। जब किसी व्यापारिक बैंक को वित्तीय संकट के दौरान कहीं से भी ऋण प्राप्त नहीं हो पाता तो वह केंद्रीय बैंक से अंतिम सहारे के रूप में ऋण की मांग कर सकता है। केंद्रीय बैंक सदस्य बैंकों के ग्रहण करने योग्य बिलों की कटौती करके अंतिम ऋणदाता के रूप में कार्य करता है। वास्तव में इन कटौतियों कार्यों के कारण ही केंद्रीय बैंक को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। केंद्रीय बैंक अपने इन कटौती के कार्यों द्वारा ही व्यापारिक बैंकों की तरल प्रतिभूतियों को नकदी के रूप में बदलकर उनको तरलता प्रदान करता है। ये आता है विदेश विनिमय कोषों का संरक्षक। तो केंद्रीय बैंक विदेशी विनिमय कोषों के संरक्षक के रूप में भी कार्य करता है। यह कार्य केंद्रीय बैंक को भुगतान से संबंधी कठिनाइयों को दूर करने तथा विदेशी विनिमय दरों को स्थिर रखने में सहायक होता है। विदेशी विनिमय दरों में न्यूनतम उतार चढ़ाव रखने के लिए केंद्रीय बैंक बाजार से विदेशी विनिमय खरीदी अथवा बेचती है। एफ आता है समाशोधन गृह का कार्य। तो समाशोधन गृह का क्या कार्य होता है? केंद्रीय बैंक सदस्य बैंक के लिए समाशोधन गृह का कार्य करता है। केंद्रीय बैंक के समाशोधन गृह कार्य का अर्थ है वह विभिन्न बैंकों के एक दूसरे के लेन देन न्यूनतम नकदी के साथ निपटा देती है, क्योंकि प्रत्येक बैंक के लिए यह तर्कपूर्ण तथा सरल कदम है कि वह व्यापारिक बैंकों के लिए समाशोधन गृह का कार्य करती है। जी आता है साख नियंत्रण। तो केंद्रीय बैंक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य व्यापारिक बैंकों को साख संबंधी क्रियाओं का नियंत्रण करना है। साख नियंत्रण से अभिप्राय साख मुद्रा की मात्रा में देश की मौद्रिक आवश्यकताओं के अनुसार कमी या वृद्धि करने से साख का आवश्यकता से अधिक प्रसार होने पर मुद्रास्फीति की दशा उत्पन्न हो जाती है और कम होने पर मुद्रास्फीति के दोष पैदा हो जाते हैं। यही कारण है कि केंद्रीय बैंक साख मुद्रा को निश्चित सीमाओं के अंदर रखने का प्रयास करता है। केंद्रीय बैंक द्वारा साख मुद्रा का उचित नियंत्रण करने से देश के सामान्य कीमत स्तर में स्थिरता लाई जा सकती है तथा उत्पादन एवं रोजगार में वृद्धि की जा सकती है। साख नियंत्रण के लिए केंद्रीय बैंक अनेक उपकरणों का प्रयोग करता है, जिन्हें मात्रात्मक नियंत्रण और गुणात्मक नियंत्रण के दो वर्गों में बांटा जा सकता है। एच आता है विकासात्मक कार्य। तो केंद्रीय बैंक आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित कार्य करता है। पहला, संगठित बैंकिंग प्रणाली का विस्तार करता है और नई वित्तीय संस्थाओं का निर्माण करता है। दूसरा आता है विकास कार्यों के लिए केंद्रीय बैंक पर्याप्त मुद्रा की पूर्ति सुनिश्चित करता है। तीसरा, विनिमय को प्रोत्साहन देने के लिए सस्ती मुद्रा की पूर्ति सुनिश्चित करता है। चौथा आता है कृषि वित्त का प्रबंधन करके किसानों की ऋण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करता है। पांचवा आता है देश के तीव्र औद्योगिक विकास के लिए पर्याप्त औद्योगिक वित्त का प्रबंध करता है। अन्य कार्यों में आता है आंकड़े एकत्रित करना। केंद्रीय बैंक एक सर्वोत्तम संस्था है जो विभिन्न प्रकार के सांख्यिकी जैसे वित्त, बैंकिंग, करेंसी, कीमतों तथा विदेशी विनिमय आदि से संबंधित आंकड़े एकत्रित करती है। यह आंकड़े देश के लिए समष्टि स्तर की नीति बनाने में सहायक होते हैं। दूसरा आता है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से संबंध। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से संबंध किस प्रकार? देश का
केंद्रीय बैंक अनेक अंतर्राष्ट्रीय वित्त संस्थाओं जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक IBRD, जिसे विश्व बैंक भी कहते हैं, आदि से संबंध रखता है और इन संस्थाओं के वार्षिक सम्मेलन में अपने प्रतिनिधि भेजता है। तीसरा, बैंकों का सर्वेक्षण। तो केंद्रीय बैंक देश के व्यापारिक बैंकों का निरीक्षण, संचालन व नियंत्रण भी करता है। केंद्रीय बैंकों को लाइसेंस जारी करता है, शाखाओं के विस्तार की अनुमति देता है, बैंकों के विलय परिसमापन की अनुमति भी देता है। विकास गोष्ठी आयोजन। केंद्रीय बैंक समय समय पर विकास गोष्ठियों का आयोजन करता है और अपनी नीतियों को व्यावसायिक बैंकों तक पहुंचाने का कार्य करता है। साथ ही बैंकों के सुझाव एकत्रित करता है ताकि भविष्य में बनाई जाने वाली मौद्रिक नीति में आवश्यकतानुसार उनके समायोजन के प्रयास किए जा सके। प्रणाम सभी को। केंद्रीय बैंक तथा व्यापारिक बैंक में अंतर अगले PDF में समझेंगे।